हारा वही जो लड़ा नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है निशा। चैनल किस्से कहानियां और किताबों पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेकर आई हूँ एक ऐसी नॉवल की समरी जो बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक ट्रू स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो 12th में फेल हुआ और उसके बावजूद भी एक IPS ऑफिसर बना, देश का सबसे मुश्किल एग्जाम UPSC क्लियर किया। कुछ नहीं था पास में, पर इरादे बुलंद थे, इसलिए एक बहुत बड़ी ऊंचाई को छू सका। जी हाँ, नॉवल जिसका नाम है 12th फेल, लिखा है अनुराग पाठक ने। और इस नॉवल की समरी लाने के लिए मुझे सजेस्ट किया सोनालिका गुप्ता ने। थैंक्स सोनालिका फॉर सजेस्टिंग सच अ गुड बुक, सच अ इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग बुक। हर किसी को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ सही नहीं हो रहा, हर चीज नेगेटिव और हर चीज डार्क लगती है। तब अगर आप एक ऐसी बुक पढ़ेंगे, एक ऐसे इंसान की कहानी पढ़ेंगे, तो आपको मोटिवेशन जरूर से जरूर मिलेगी। इससे पहले कि शुरू करें समरी नॉवल 12th फेल की, जिसकी टैगलाइन है हारा वही जो लड़ा नहीं, आपको बताती हूँ मनोज शर्मा की ये कहानी है। मनोज जो फिलहाल मुंबई में कमिश्नर हैं, और अनुराग पाठक जिन्होंने ये बुक लिखी है वो मनोज शर्मा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने भी UPSC क्लियर किया। ये कहानी जो एक सच्ची कहानी है, हम सबको इस कहानी से इंस्पिरेशन जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं समरी नॉवल 12th फेल की। मनोज जो कि MP के एक छोटे से मुराना जिले के गांव में रहते थे। मनोज के परिवार में उनका एक भाई था, बहन थी और माता पिता थे। मनोज जिन्हें मैथ्स बहुत मुश्किल लगता था, मैथ्स करना उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा होता था। पर मनोज को एक चीज बहुत पसंद थी कि हर कोई उनकी तारीफ करे, और अपनी तारीफ पाने के लिए वो कुछ भी करते थे, दिखावा भी करते थे। अपनी छत पर मैथ्स की किताब लेकर जोर जोर से सवाल पढ़ना शुरू कर देते ताकि नीचे जा रहे लोग उनकी तारीफ कर सके। उनमें से एक औरत ने मनोज की तरफ देखकर कहा भी, इस मोड़े को देखो कितना पढ़त है, हमारा मोड़ा तो कभी भी नहीं पढ़त। ये सुनकर मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ तक कि कुएं पर जो औरतें पानी भर रही होती थी, मनोज उनकी मदद करने भी चले जाते थे। एक बूढ़ी अम्मा की वो मदद करते और वो आशीर्वाद देती, तू फर्स्ट आएगा, और मनोज ये सुनकर खुश हो जाते थे। वहीं गांव में उनके एक स्कूल के टीचर रहते हैं काली चरण, जिनका बेटा है विष्णु जो मैथ्स में बहुत होशियार है। आज जो कि 12th का पहला एग्जाम है, बोर्ड का पहला एग्जाम, और वो भी मैथ्स का। मनोज को टेंशन भी है पर एक तसल्ली भी कि हर बार की तरह वो चीटिंग करके पास हो जाएंगे। मनोज अपनी माँ को आवाज लगाते हैं, माँ जो बाहर किसी न किसी के साथ बातें करने में व्यस्त रहती है। वो पहले तो जवाब नहीं देती, जब देखती है मनोज को जाते हुए तो उसे आवाज लगाकर कहती है, रुक जा मौड़ा, क्या रजनी ने रोटी ना बनाई, खाली पेट ही पेपर देने जावेगा के। मनोज ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आज उसके अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं थी। मनोज का स्कूल विद्यासागर उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि जोरा में है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। मनोज पास ही की पुलिया पे पहुँच गया जहाँ से बस आती है स्कूल जाने के लिए। वहीं पास में हनुमान जी का मंदिर था। मनोज पहले मंदिर में गया, माथा टेका, हनुमान जी के सामने गिड़गिड़ाया कि आज पेपर में पास करवा देना। उसके बाद पुलिया पर आकर बैठ गया। वहीं पर उसके स्कूल के एक और अध्यापक कालीचरण आ गए अपने बेटे विष्णु के साथ। वहाँ कुछ लड़के बैठे थे और उन्होंने विष्णु का मजाक उड़ाना शुरू किया। कहा कि पास की पाठशाला में पढ़ाएगा, पढ़कर और करेगा भी क्या। मनोज अपने अध्यापक की ऐसी बेइज्जती नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, अध्यापक बनने के लिए भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं अध्यापक बन जाऊँ तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ ना होगी। मनोज की ये बात सुनकर वहाँ बैठे लड़के जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, तू क्या सोच रहा है, आज चीटिंग नहीं होने वाली। मनोज को लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। खैर वो स्कूल पहुंचा और वहाँ आज चीटिंग करवाने की जिम्मेवारी मैथ्स की टीचर दुबे जी की थी। और ये लोग क्लास में पहुंच गए। टीचर पहले से ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाएगा ताकि बच्चे कॉपी कर लें और अच्छे नंबरों से पास हो सके। पर अभी पहला क्वेश्चन ही ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। मनोज ने वो कॉपी भी नहीं किया था कि सफेद रंग की पीली बत्ती वाली बुलेरो स्कूल में आ गई, जिसमें 5 सिपाही थे और वो क्लासरूम में घुसने लगे। बच्चों से गाइडें इकट्ठी कर ली गई, पर्चियां इकट्ठी कर ली गई, बोरे में भर ली गई और ब्लैक बोर्ड से आंसर मिटा दिया गया।
बच्चों ने सोचा कि ये नॉर्मल चेकिंग है, 10 मिनट के बाद ये चेकिंग खत्म हो जाएगी और फिर से चीटिंग शुरू हो जाएगी। पर वहाँ एसडीएम दुष्यंत सिंह आ चुके थे, जिनका रौब और रुतबा देखकर मनोज बहुत हैरान था। कोई भी उनके सामने कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस इंसान में? वहाँ की टीचर ने जॉइंट डायरेक्टर को भी फोन किया, पर उसने कहा कि एसडीएम दुष्यंत सिंह का कुछ नहीं हो सकता और उन्होंने जो सोच लिया वो कर कर ही रहेंगे। चीटिंग नहीं हुई। बहुत सारे बच्चों ने पेपर खाली छोड़ दिया, पर मनोज ने पेपर खाली नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने सुना था कि अगर आप कुछ भी लिख दो तो उसके नंबर भी मिल जाते हैं। उसने क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस ही उतार दिए और हर क्वेश्चन के बाद लिख दिया अतः सिद्धम, और पेपर के अंत में लिखा कि मेरी दादी बीमार है, इस वजह से मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, मुझे कृपा करके पास कर दिया जाए। इसी तरह से बाकी के पेपर भी चले गए। साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, किसी भी पेपर में चीटिंग नहीं हुई। और सिर्फ मनोज के ही नहीं, बल्कि काफी बच्चों के पेपर बहुत खराब हुए थे, जो पढ़ाई करने की बजाय चीटिंग पर निर्भर थे। खैर, अभी रिजल्ट नहीं आया था और उनके गांव में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला था। ये टूर्नामेंट दूसरे कस्बे के साथ होने वाला था और इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए चाहिए थे 10 रुपए, पर मनोज के पास 10 रुपए नहीं थे। उसके पिता, जो कि कृषि विभाग में काम करते हैं, पर वो देश बदलना चाहते हैं, सिस्टम बदलना चाहते हैं, इसलिए आए दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। 7 महीने से वो घर नहीं आए। 7 महीने पहले उन्होंने माँ को 10,000 रुपए दिए थे, पर अब सब खत्म हो चुके और माँ इधर उधर से उधार मांग के गुजारा कर रही है। जब उसने माँ से 10 रुपए मांगे तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। कहा, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मनोज चुपचाप चला गया। वो मैच में नहीं खेल पाएगा। ये क्रिकेट का टूर्नामेंट काफी पॉपुलर था, काफी बड़े लेवल पर हो रहा था, इसलिए एसडीएम दुष्यंत सिंह यहाँ पर चीफ गेस्ट की तरह आए थे। मनोज उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने खड़े होकर उन्हें नमस्ते की और उन्होंने सर हिला दिया। पप्पू सिंह नाम का लड़का कमेंट्री कर रहा था। वो जो कि बहुत ही बुरी कमेंट्री कर रहा था, इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहा था और मैच की बात कम कर रहा था। कभी किसी का मजाक उड़ा रहा था, कभी किसी का। पप्पू को बाथरूम जाना था, इसलिए उसने पास बैठे मनोज से कहा कि थोड़ी देर तुम कमेंट्री कर लो। और फिर क्या था, वहाँ कमेंट्री का अंदाज ही बिल्कुल बदल गया। कमेंट्री अब बहुत सीरियस हो गई, बहुत संभली हुई हो गई और बहुत टेक्निकल भी हो गई। मनोज बहुत अच्छे से कमेंट्री कर रहा था और ये देखकर दुष्यंत सिंह बहुत इम्प्रेस भी हुए थे। जब पप्पू लौटा और उसने कमेंट्री करना शुरू किया तो दुष्यंत सिंह ने उसे रोक दिया और कहा, पहले वाले लड़के को ही दो। और मनोज की कमेंट्री की बाद में तारीफ भी की। कहा, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारा क्या नाम है? ये सुनकर मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आखिर एसडीएम ने उसकी तारीफ की है। खैर, इधर मनोज के पापा वापस आ गए थे और उन्हें वापस आए हुए 1 महीना भी हो चुका था। माँ परेशान थी। जब नहीं आते तो भी परेशान होती है, जब नहीं वापस जाते तो भी परेशान होती है। क्या घर पे ही रहोगो, ऑफिस जाओगो या नहीं? मनोज के पिताजी, जिनकी ईगो बहुत बड़ी है, उन्हें ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, जा जा अपना काम कर, तुझे पतो भी है नौकरी का होवत है। माँ जो इस बात से बहुत झेप जाती है। मनोज का रिजल्ट आता है और वो फेल हो जाते हैं, 12th में फेल। मनोज के पिता का नाम है रामवीर शर्मा और उनके छोटे भाई श्याम सुंदर। जब उन्हें पता चलता है कि मनोज फेल हो गया, वो झट से अपने भाई के पास आते हैं, आग लगाने, उन्हें भड़काने और कहते हैं, पता भी है मनोज फेल हो गयो। वो चुप रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उन्हें दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। अब भाई जो कि सोचकर आया होता है कि लड़ाई देखूंगा, कुछ मजा आएगा, कोई मसाला मिलेगा, वैसा कुछ नहीं होता। तो फिर वो कोशिश करता है, कहता है, हिंदी को छोड़कर हर विषय में फेल हो गया है तुम्हारा मोड़ो, और नंबर देखो टेलीफोन के नंबर जैसे 2, 4, 5, 7। पर मनोज के पिता अभी भी चुप होते हैं। वो सोचता है, क्या करूं, कैसे आग लगाऊं जो कुछ तो फर्क पड़े। इधर मनोज की माँ भी परेशान हो जाती है और कहती है, मोड़ो फेल हो गयो और देखो इनको तनिक फर्क नहीं। पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा। इस पर उनके छोटे भाई कहते हैं कि पहले ही कहा था अपने साथ रखो मोड़ो को, 8वीं तक तेरे साथ था तो ठीक था, और अब देखो आवारागर्दी करने लग गए हो है। भाई अब भी चुप रहते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी फेल हो गए हो, अगले साल पास हो जाओ को। इस बात से उनके चाचा श्याम सुंदर परेशान होते हैं और वो बाहर की तरफ जाते हैं, जहां मनोज एक बार फिर एक बूढ़ी औरत के लिए पानी भर रहा होता है
और वो मनोज को आशीर्वाद देती है, तू फर्स्ट आओगो। अब मिल जाता है श्याम सुंदर को मौका और वो कहते हैं, फर्स्ट की क्या बात करती हो काकी, ये तो फेल हो गयो है। और सबके सामने मनोज की बेइज्जती हो जाती है। मनोज घर पहुंचता है तो उसका बड़ा भाई कमलेश, जो कि सुबह से गायब होता है, वो एक आइडिया लेकर घर पर पहुंचता है और कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। बल्ले का पुराना टेम्पो मिल रहा है 40,000 रुपए में, हम वो खरीद लेते हैं। 10,000 रुपए महीने की कमाई आराम से हो जाएगी। कमलेश इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए वो कोई धंधा करना चाहता है। माँ भी चाहती है कि बच्चे कुछ धंधा करें। अब मनोज भी फेल हो गया है तो पढ़ाई उसकी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए दोनों भाइयों को काम पर लगाना है। पिता के पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना सामान बांध लिया और अगले दिन सुबह नौकरी पर जाने की बात की। माँ को गुस्सा तो बहुत आया, पर जाते जाते लड़े कैसे। पिता चले गए तब माँ ने कहा 10,000 रुपए हैं और 30,000 रुपए उधार ले लेते हैं, धीरे धीरे चुका देंगे। इस तरह से बल्ले का पुराना टेम्पो खरीद लिया गया। पहले ही दिन भाइयों ने 250 रुपए की कमाई कर दी। मनोज बने कंडक्टर और उनका भाई कमलेश बना ड्राइवर। ये टेम्पो जिनका इस्तेमाल सवारी इधर से उधर ले जाने के लिए किया जाता था। पहले सिर्फ बसें चलती थी, जब से टेम्पो चलने लगे बस वालों को बहुत गुस्सा आने लगा और उन्होंने पुलिस में टेम्पो वालों की कंप्लेंट भी कर दी। बस वाला बहुत अमीर था, 6-7 बसें चलती थी, इसलिए उसका दबदबा भी था। 1 महीना हो गया था, ये लोग बहुत खुश थे कि अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, जल्दी ही उधार भी चुक जाएगा। पर एक दिन पुलिस वाले ने दोनों भाइयों को पकड़ लिया और कहा टेम्पो साइड में लगाओ। मनोज और कमलेश दोनों भाई बहुत हैरान हुए और थानेदार से पूछा आखिर हुआ क्या है। थानेदार उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया, टेम्पो वहीं लगवा दिया और वहां पर एक झूठा गवाह दिनेश आ गया, जिसने कहा कि इन दोनों के टेम्पो ने मेरे दोस्त को टक्कर मारी है और उसे अस्पताल में जमा करवा के आया हूँ। ये सुनकर मनोज को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, पर थानेदार कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने पहले तो इन दोनों को जेल में बंद कर दिया। दोनों बहुत उदास हो गए, आंखों में आंसू आ गए। रात को थानेदार ने कहा कि जाओ तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, रात भर जेल में नहीं रख रहा, पर टेम्पो कोर्ट से छुड़वाना पड़ेगा। ये लोग बाहर जा रहे थे तो देखा कि वहाँ पर पहले भी टेम्पो खड़े हैं जो पड़े पड़े खराब होते जा रहे हैं, उनमें जंग लग रहा है। ऐसा ही हाल उनके टेम्पो का भी होने वाला है। कोर्ट से टेम्पो छुड़ाना आसान नहीं होगा। बहुत उदास, बहुत टूटे हुए, थके हुए दोनों भाई घर पहुंचे, आंखों में आंसू थे। माँ ये सुनकर बहुत दुखी हुई, पर दोनों भाइयों को सांत्वना दी, कहा सब ठीक हो जाएगा। जो सपने सजाए थे घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के, जो सपने सजाए थे पैसे कमाने के, माँ के लिए खुशियां लाने के, वो सब टूट गए थे। उस रात मनोज 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, बहुत उदास रहा। अगले दिन परेशान होकर अपने दोस्त राकेश के यहाँ चला गया। राकेश से कहा कि कितनी नाइंसाफी है इस दुनिया में, गरीबों का तो कोई है ही नहीं। मेहनत करके 2 रोटी कमाकर खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। राकेश ने कहा पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं, उनके चक्कर में पड़कर मुसीबतें ही आती हैं। पर कोई तो होगा जो गरीब की सुने, कोई तो होगा जो गरीब का सहारा बने। राकेश ने इनकार कर दिया, कहा उसने तो आज तक कोई भी ऐसा ईमानदार पुलिस वाला नहीं देखा, सरकारी अफसर नहीं देखा जो किसी का सहारा बन सके। पर कुछ सोचकर राकेश ने कहा कि उसने सुना है एसडीएम दुष्यंत सिंह, वो बहुत ईमानदार हैं और गरीबों की सुनते भी हैं। अगर तुम उनके पास फरियाद देकर जाओ तो शायद कुछ हो। मनोज के मन में ये सुनकर आशा की किरण जाग गई और वो अपने भाई कमलेश को लेकर एसडीएम के दफ्तर में जा पहुंचा। वहाँ उन्हें बाहर एक फॉर्म भरना था जिसमें अपना नाम लिखना था यहाँ आने का कारण। मनोज ने अपना नाम तो लिख दिया, पर अगर आने का कारण लिखेगा टेम्पो छुड़वाना है, तो एसडीएम साहब जिनके ऊपर उसका इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ा था वो क्या सोचेंगे। उसने लिख दिया पढ़ाई और करियर के बारे में बात करनी है। जल्दी ही मनोज को अंदर बुला लिया गया। मनोज को देखते ही एसडीएम दुष्यंत सिंह ने कहा ये लड़का बहुत अच्छा बोलता है। जो हाल ही में प्रशासन और वकीलों के बीच में क्रिकेट मैच होने वाला है, उसकी कमेंट्री भी इसी लड़के को देंगे। ये सुनकर मनोज खुश हो गया। उसके भाई कमलेश ने मनोज की तरफ इशारा किया, एसडीएम तुझे जानता है, फिर तो हमारा टेम्पो पक्का छूट जाएगा। मनोज ने सोचा था कि पहले पढ़ाई के बारे में बात करेगा, इतने इम्प्रेस हैं उससे एसडीएम तो उन्हें और इम्प्रेस करेगा, बाद में देख लेगा, टेम्पो की बात भी हो जाएगी। पर तभी वहाँ वही थानेदार आ गया, एक और झूठा केस लेकर, और वही
झूठा गवाह दिनेश, थानेदार किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा था गोली चलाने का, और दिनेश ने उसकी सफाई दी, कहा कि उसने इस आदमी को गोली चलाते हुए देखा है। एसडीएम दुष्यंत सिंह ने दिनेश को आगे आने के लिए कहा और कहा, आंखों में आंखें डालकर बात करो। मनोज कहना चाहता था कि ये दोनों बिल्कुल झूठे हैं, पर वो चुपचाप बैठा रहा। पर एसडीएम साहब की होशियारी और उनकी परख देखकर मनोज की खुशी का ठिकाना ना था। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि दिनेश झूठ बोल रहा है और उससे ऐसे सवाल पूछे, ऐसे सवालों के चक्रव्यूह में फंसाया कि दिनेश हक्का बक्का रह गया। उसने थानेदार की तरफ देखा, उसके पास भी कोई जवाब ना था। फिर एसडीएम ने कहा, मैं जानता हूँ ये झूठ बोल रहा है और तुम झूठे केस में इस आदमी को फंसा रहे हो। उन्होंने निर्णय लिया कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए और थानेदार यादव के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। उसके बाद बात हुई मनोज से। पूछा गया, मनोज तुम क्या करना चाहते हो? मनोज ने तुरंत कह दिया, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। वो खुश हुए। उन्होंने कहा, अभी तुम क्या कर रहे हो? अगर मनोज बता देता कि 12वीं फेल हो चुका हूँ तो वो मनोज को यहाँ खड़े भी ना रहने देते। मनोज ने कहा, 12वीं पास कर चुका हूँ और आगे क्या करना है नहीं जानता। आपकी तरह बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी है वो जानने के लिए आया हूँ। एसडीएम ने कहा कि स्टेट सर्विस में जाने के लिए यूपीएससी का एग्जाम देना होगा। वो एग्जाम पास करके तुम डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो, जिसे एसडीएम कहते हैं। मनोज ने पूछा, पेपर देने के लिए क्या करना होगा? उन्होंने कहा, अपने पसंद के 2 विषयों में तैयारी करनी होगी। मनोज ये जानकर खुश हुआ कि गणित और अंग्रेजी नहीं करें तो भी पेपर पास कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इतिहास और अपने पसंदीदा हिंदी साहित्य को चुना था। मनोज ने टेम्पो की कोई बात नहीं की और मन में एक नया सपना सजाकर वहां से वापस की तरफ लौटा। कमलेश ने उसे रास्ते में बहुत गालियां दी, बहुत गुस्सा किया कि उसने टेम्पो छुड़वाने की बात क्यों नहीं की। मनोज अपने मन का ये नया सपना लेकर अपने दोस्त राकेश के यहाँ पहुँच गया, जहाँ पर पहले से ही विष्णु भी बैठा हुआ था। मनोज ने कहा कि वो एसडीएम बनना चाहता है। राकेश ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। विष्णु ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मैंने तो 12वीं पहली डिवीजन में पास की है, मैं भी एसडीएम बनने के बारे में नहीं सोच पा रहा। तो तू क्या करेगा? तू तो एक काम कर, गांव में समोसे और जलेबी की रेहड़ी लगा ले। जोरा में जो बाबूलाल है, जिसके समोसे जलेबी बहुत अच्छे होते हैं, उसके यहाँ ट्रेनिंग ले ले और उसके बाद एक ठेला लगा ले। इससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर पाएगा। राकेश ने उसकी बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस उसके लिए मेहनत करनी होती है। राकेश उस समय गोबर उठा रहा था। विष्णु ने कहा, तू क्या जाने पढ़ाई के बारे में, तू तो गोबर उठा। राकेश ने अपनी भैंस को बांधने के लिए विष्णु से कहा। जब विष्णु ने भैंस बांधने की कोशिश की तो भैंस ने उसे सींग मार दिए, क्योंकि वो अनजान था। विष्णु जमीन पर गिरा और सारा इल्जाम राकेश पर लगाया, जिस पर मुस्कुराते हुए राकेश ने कहा, 2-3 बार मुझे भी सींग मार चुकी है, पर अब पहचानते पहचानते पहचान गई है। अब तो जंगल में कहीं भी छोड़ दूं, वापस घर पहुंच जाती है। अगर एक जानवर भी एक काम करते करते सीख जाता है तो हम तो इंसान हैं। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। राकेश की ये बात सुनकर मनोज ने अपने मन में सपना सजा लिया था कि वो एसडीएम बनेगा और सबको दिखा देगा कि वो किसी से कम नहीं। यहाँ से लिया मनोज की लाइफ ने एक बड़ा टर्न। मनोज ने इस बार 12th आर्ट स्ट्रीम में ली और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ऐसे सब्जेक्ट लिए, मैथ्स नहीं लिया और 55% से उसने 12th पास कर ली। इंग्लिश में भी पासिंग मार्क्स वो ले ही आया। इसके बाद वो चला गया ग्वालियर, जहाँ पर MLB कॉलेज में उसके एक दूर के चाचा ने एडमिशन करवा दिया। उनका बेटा त्रिलोकी भी वहीं पर पढ़ रहा था। त्रिलोकी ने मनोज को बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यहीं से ग्रेजुएशन की है। इतने बड़े महान नेता के कॉलेज में पढ़ने के बारे में सोचकर मनोज बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। वहाँ पर जहाँ कुछ बच्चे ग्वालियर के आसपास से ही आते थे, जो अपने स्कूटर या फिर बाइक पर आते थे, कुछ बच्चे दूर से भी आते थे, गांव से भी आए हुए थे। दोनों तरह के बच्चों का अलग अलग गुट बन गया था। एक दिन ये सारे बच्चे बैठे थे, सब आपस में बातें कर रहे थे कि किसने 12th में क्या किया था और आगे क्या करना चाहता है। मनोज ने तब देखा कि बच्चे बहुत होशियार हैं, फर्स्ट डिवीजन में 12th करके आए हैं और आगे उनके बड़े बड़े सपने हैं, तो उसे बहुत छोटा महसूस हुआ। वहीं एक लड़का था अमित दीक्षित, जिसने कहा कि मैं IPS करना चाहता हूँ, मेरी पर्सनालिटी के साथ पुलिस की वर्दी ही सूट होगी।
मनोज उस लड़के को देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ था। उसने सोचा कि अब यहाँ कह दूं कि मैं पहले 12वीं में फेल हुआ था, उसके बाद सिर्फ 55% आए थे, तो ये लोग मुझसे बात भी ना करेंगे। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए अच्छे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मनोज ने झूठ बोल दिया, कह दिया कि उसने मैथ्स में ही 12th किया है, पर परसेंटेज कुछ कम थी, सिर्फ 65% ही थी। 70 वो नहीं कह पाया चाह कर भी। तभी वहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए और उन्होंने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। बच्चों ने कहा कि क्लास नहीं हो रही, टीचर नहीं आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे बैठे हैं। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे फालतू में खाली बैठकर गप्पे मारे, इसलिए वो बच्चों को ले गए और उन्होंने बच्चों की क्लास लेना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि क्या कोई बच्चा मार्क्सवाद के बारे में जानता है। वो सारे बच्चे जिन्होंने 12th मैथ से की थी, साइंस स्ट्रीम से की थी, उन्होंने कभी मार्क्सवाद का नाम भी नहीं सुना था। पर मनोज, जिसने आर्ट्स में की थी 12th, उसे मार्क्सवाद के बारे में पता था। उसने सोचा ये अच्छा मौका है अपनी धाक जमाने का। उसने हाथ खड़ा किया और उसके बाद जितना पढ़ा था उतना प्रिंसिपल सर को बता दिया। प्रिंसिपल सर ने उसका नाम पूछा और उसे शाबाशी दी। इस तरह से वो क्लास में बच्चों के बीच में जाना जाने लगा। घर में पैसे की बहुत तंगी थी। माँ ने आते हुए मनोज को 2000 रुपए दिए थे, जो धीरे धीरे खर्च होते जा रहे थे। मनोज त्रिलोकी के कमरे में रहता था, जहाँ पर उसका एक और रूम पार्टनर रहता था जिसका नाम था केशव। केशव बीएससी कर रहा था और मनोज बीए, इसलिए वो मनोज को अपने से बहुत कम समझता था और उसे लगता था कि मनोज के आने से कमरा जो 3 लोगों में बंट गया है, इसलिए उसकी पढ़ाई में भी बाधा आ रही है। वो मनोज को कहना चाहता था कि यहाँ से चले जाओ, पर त्रिलोकी का भाई है इसलिए सीधा सीधा नहीं कह सकता। पर एक दिन हिम्मत करके उसने मनोज को कह ही दिया था। त्रिलोकी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया था और उसने कहा था ये मेरा भाई है, यहीं पर रहेगा। खैर कुछ दिनों के बाद त्रिलोकी गांव चला गया और केशव ने मनोज के साथ खेला खेल। वो कमरे में ताला लगाकर गांव चला गया, चाबी खुद ले गया उस समय जब मनोज लाइब्रेरी में था। जब मनोज वापस आया तो देखा कमरे में ताला लगा है। जाए तो जाए कहाँ। वो मंदिर में गया, वहां देखा बाहर बहुत सारे भिखारी हैं। उनकी हालत, उनकी दुर्दशा देखकर मनोज सोचने लगा कि मैं अपने बारे में इतना सोच रहा हूँ, लोग कितनी तकलीफ में हैं। खैर उसने वो रात वहीं पर बिता दी। अगले दिन सुबह गया, तब भी देखा कमरे में ताला ही था। मनोज के पास सिर्फ 20 रुपए थे। उसे भूख लग रही थी, उसने छोले भटूरे खा लिए। उसके बाद पास ही के पार्क में जाकर बैठ गया। मनोज बहुत स्वाभिमानी था, उसे किसी से मदद मांगना पसंद नहीं था। वो पूरा दिन उसने पार्क में ही काट दिया। 3 दिन हो गए, मनोज ने कुछ नहीं खाया। उसे बहुत भूख लग रही थी, सो नहीं पा रहा था, आंखें धस गई थी अंदर। तब पास ही के एक सावित्री भोजनालय में गया और कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे दीजिए, मैं उसके बदले में कुछ काम कर दूंगा। मालिक ने उसे खाना दे दिया। तभी वहाँ मनोज का एक दोस्त आ जाता है। उसकी हालत देखकर वो मनोज को बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तूने बताया क्यों नहीं, तू मेरे कमरे में आ सकता था, एटलीस्ट मुझे बताता तो कि तू अकेला है, कमरे में ताला लगा है, तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मनोज ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उसने कहा इसमें परेशान करने की क्या बात है। अब मनोज खाना खा लेता है, उसके बाद मालिक से कहता है कि मैं यहाँ पर काम करूंगा। मालिक बहुत दयालु होता है और कहता है कोई बात नहीं, तुमने खाना खा लिया, तुम जा सकते हो। मनोज का दोस्त भी पैसे देने को तैयार होता है, पर मनोज जो बहुत स्वाभिमानी है वो कहता है कि मैंने जैसा कहा था, मैंने वादा किया था कि मैं काम करूंगा तो मैं काम करूंगा, आप मुझे कुछ काम दीजिए। और आखिरकार मनोज वहां पर बर्तन मांजता है। बर्तन मांजने के बाद वो अपने दोस्त के साथ वहां से जाता है। उसके बाद मनोज वहां से कमरा बदल लेता है। वहीं के एक टीचर तिवारी जी के साथ रहने लगता है। परेशानियों से वहां भी बहुत आती हैं। ऐसे करते करते 2 साल गुजर जाते हैं, पर मनोज की परसेंटेज 55 से ऊपर नहीं हो पाती, फर्स्ट डिवीजन नहीं बन पाती। अब तीसरा साल शुरू हो गया है और मनोज को अपना सपना साकार करना है, उसे यूपीएससी क्लियर करना है, उसे डिप्टी कलेक्टर बनना है। आखिर उसके लिए क्या करना होगा। वहीं पर पास में एक पीली कोठी होती है जहां पर बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो रहते होते हैं। वहीं पर मनोज मिलता है एक बच्चे दीप सोनी से, जो दिन में कम से कम 18 घंटे पढ़ता है। पूरा कमरा किताबों से भरा होता है और ये सब देखकर मनोज बहुत घबरा जाता है। सोचता है क्या मैं इतनी पढ़ाई कर पाऊंगा।
तभी वही पीली कोठी में एंट्री होती है विक्रमादित्य पांडे की, जो बाद में मनोज का एक बहुत अच्छा दोस्त भी बनता है। वही मनोज को लाइब्रेरी में जगह दिला देता है। मनोज, जिसके पास पैसे नहीं होते, वो लाइब्रेरी में काम भी करता है, वहीं रहता भी है, उसे 300 रुपए भी मिल जाते हैं और बहुत सारी किताबें भी पढ़ पाता है। वहाँ रहकर मनोज को बहुत फायदा होता है कि उसे बहुत किताबें पढ़ने को मिलती हैं, पर बहुत अकेलापन होता है। मनोज जब अपने पिताजी के बारे में पांडे को बताता है तो वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं, उनके अंदर बहुत अहंकार है और वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। मनोज कहता है ऐसा नहीं है, वो बहुत स्वाभिमानी है, वो देश को बदलना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, उन्हें करप्शन पसंद नहीं, उन्हें झूठे लोग पसंद नहीं। मनोज का दोस्त पांडे हंसता है और कहता है देख लेना, तुम्हें एक दिन ये बात जरूर पता चलेगी। मनोज के लिए उसके पापा उसके आदर्श होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पापा सच्चाई के साथ हैं और वो बिल्कुल सही हैं। एक दिन मनोज के माँ और बाबा वहाँ उससे मिलने आते हैं और माँ मनोज को अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी होती है। उसके पिताजी, जिन्हें उसकी नहीं पड़ी बल्कि सिस्टम की पड़ी है, वो मनोज को बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। उसे कहते हैं कि सिस्टम को बदलना होगा, बहुत झूठ बहुत धोखा है इस दुनिया में। माँ कहती है पहले अपना परिवार तो संभाल लो, सिस्टम को बाद में बदलना। पर मनोज कहता है नहीं, पिताजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, हमारे देश में बहुत झूठ बहुत धोखा है और हमें इसे बदलना ही होगा। जब मनोज के माता पिता वहाँ से जाने लगते हैं तो माता पिता से कहती है कम से कम मौड़ो को कुछ पैसा तो दे दो, देखो क्या हालत बना के रखी है। पिताजी मुंह उधर कर लेते हैं, कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। माँ चुपचाप मनोज की मुट्ठी में 100 का नोट दबा देती है और कहती है बेटा अपना ध्यान रखियो। मनोज जब भी माँ से मिलता है तो जितने भी पैसे माँ के पास होते हैं वो मनोज को दे देती है। मनोज की आंखें भर आती हैं। उसके बाद माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। लाइब्रेरी में एक कवि सम्मेलन होता है और एक कवि वहीं रात को मनोज के साथ रुक जाते हैं। सुबह मनोज से कहते हैं यार मनोज, बाल में लगाने के लिए तेल दियो। मनोज कहता है मेरे पास तो तेल है ही नहीं। वो कहते हैं अच्छा कंघा तो दे। मनोज कहता है कंघा भी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा तो शीशा तो होगा। मनोज मुस्कुरा देता है, कहता है नहीं, मैंने 1 साल से अपना चेहरा भी नहीं देखा। वो बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं तेरी उम्र के लड़के तो सजने संवरने में ही सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं और तेरे पास कुछ भी नहीं। मनोज कहता है मेरे पास इन सब चीजों के लिए ना तो पैसे हैं और ना वक्त। वो मनोज को आशीर्वाद देते हैं तो जिंदगी में जरूर एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके बाद लाइब्रेरी में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मनोज को लाइब्रेरी छोड़नी पड़ती है और वो आटा चक्की पर काम करता है। तब वहाँ पांडे जी उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आते हैं। पता चलता है मनोज है ही नहीं। पता पूछकर आटा चक्की पर पहुँचते हैं और वहाँ एक लड़के को कहते हैं यहाँ पर कोई मनोज नाम का लड़का काम करता है क्या। वो लड़का अपने कपड़े झाड़ता है, अपना चेहरा झाड़ता है और वो एक्चुअल में मनोज ही होता है। वो कहता है पास ही में मेरा कमरा है, चलो तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। पांडे जी से मनोज की यह हालत नहीं देखी जाती और वो कहते हैं कि मैं पीली कोठी में रहता हूँ, चलो तुम वहाँ मेरे साथ मेरे कमरे में रह लेना। मनोज का तो सपना ही होता है पीली कोठी में रहने का और उसका ये सपना साकार हो जाता है। मनोज वहाँ पांडे जी के साथ पीली कोठी में रहने लगता है। वहाँ उसे मिलती है एक लड़की अंशु, जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर चुकी होती है और वो मनोज को अपना छोटा भाई मानने लगती है। उसे बहुत प्यार करती है, कहती है कि ये 10,000 रुपए लो और तुम दोनों दिल्ली जाओ, वहाँ जाकर आईएएस की तैयारी करो, यहाँ पर तैयारी करना मुश्किल होगा। ये लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर मनोज कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। वो जो पैसे अंशु ने दिए होते हैं उन्हीं पैसों से वो कोचिंग की फीस भर देता है। अब वहाँ पर होता है एक टेस्ट, एसए का टेस्ट, और उस टेस्ट में मनोज टॉप करता है जिसकी वजह से सब लोग मनोज को बहुत मानने लगते हैं। लड़कियां भी मनोज के आगे पीछे घूमने लगती हैं। वहीं उसी कोचिंग में एडमिशन लेती है एक लड़की श्रद्धा। जब वो एडमिशन ले रही होती है तो वहाँ जो ऑफिशियल बैठा होता है वो कहता है ये है मनोज और हिंदी साहित्य में ये बहुत ही धुरंधर है। मनोज जब पहली बार श्रद्धा को देखता है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसे पहली बार में ही श्रद्धा से ना जाने क्यों प्रेम हो जाता है। दोनों के बीच में दोस्ती होती है, बातें होनी शुरू होती हैं। मनोज का ध्यान पढ़ाई में थोड़ा कम और श्रद्धा में ज्यादा होने लगता है। ये देखकर पांडे जी चिंता करते हैं और कहते हैं कि
तुम्हें पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए और तुम ये क्या प्रेम कहानी रचा रहे हो। पर मनोज के मन में श्रद्धा बहुत ज्यादा बस चुकी थी। श्रद्धा जो कि एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती थी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आई थी, डॉक्टर बन चुकी थी, उसके पापा प्रोफेसर थे। अब यहाँ से जाने के बाद उसे इंटर्नशिप भी करनी थी, यूपीएससी की तैयारी भी करनी थी, हिंदी की कोचिंग कंप्लीट होने वाली थी। पहला जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था वो मनोज का क्लियर हो चुका था और वो बहुत खुश था। इधर पांडे जी उसे क्रिटिसाइज करते रहते थे। उन्होंने यहाँ तक कि श्रद्धा के सामने ये भी बता दिया था कि मनोज एक बार 12th में फेल हो चुका है, पर श्रद्धा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मनोज में एक अच्छा दोस्त पा लिया था, पर इससे ज्यादा कोई फीलिंग्स उसकी है या नहीं वो उसने मनोज को कभी नहीं दिखाया था। कोचिंग के बाद वो अल्मोड़ा चली गई और मनोज सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था। मेंस के एग्जाम के बाद वो अल्मोड़ा जाएगा ये उसने सोचा था। और इधर मेंस के एग्जाम से पहले इन लोगों ने इंग्लिश की कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी और वहीं इंग्लिश की कोचिंग में पांडे जी को भी प्यार हो गया। उन्हें भी मिल गई एक लड़की। जब उन्हें एक लड़की मिली, उन्हें प्यार हुआ, तो उन्हें मनोज के प्यार की अहमियत भी समझ आ गई और उन्होंने कहा कि मेंस के एग्जाम के बाद तू अल्मोड़ा चले जाइयो और अपने प्यार का इजहार कर दियो। खैर, मेंस के एग्जाम में पूछा गया था टूरिज्म के बारे में और मनोज को लगा कि टेररिज्म के बारे में पूछा गया है और उस हिसाब से पूरा जवाब लिख दिया। बाहर आकर समझ आ गई गलती और जान गए कि पेपर क्लियर नहीं होने वाला, इसलिए वो बाकी के पेपर छोड़कर अल्मोड़ा चला गया। जब वहाँ जाकर श्रद्धा के घर पहुँचा तो उसकी माँ ने दरवाजा खुला, बताया कि श्रद्धा तो हरिद्वार गई है इंटर्नशिप के लिए। मनोज ने श्रद्धा का नंबर ले लिया और पास ही के पीसीओ से श्रद्धा के हॉस्टल में कॉल किया, उसे अपनी फीलिंग्स बताई। श्रद्धा बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते, तुम पागल हो क्या, ये किस तरह की बातें कर रहे हो। मनोज बहुत उदास हो गया। फोन रखकर वो बाहर आ गया था, वहीं खड़ा था। तभी पीसीओ के मालिक ने आवाज लगाई और पूछा कि क्या यहाँ कोई मनोज नाम का लड़का है। मनोज ने कहा हाँ, मेरा नाम ही मनोज है। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए फोन है। मनोज वापस गया तो श्रद्धा ही लाइन पर थी। उसे एहसास हुआ था कि उसे इस तरह से मनोज को डांटना नहीं चाहिए। उसने कहा कि कुछ दिनों के बाद मैं दिल्ली आऊंगी, तुम अभी वापस जाओ, अपनी पढ़ाई करो और फिर वहीं आकर बात करूंगी। खैर, मनोज वापस आ गया। उसके बाद एक दोस्त की बहन की शादी थी जहां पर ये सभी दोस्त गए थे और वहीं पर पांडे जी ने पाया कि जिस लड़की को वो प्यार करते हैं वो किसी काले कोट वाले के पीछे पीछे घूम रही है। उनके दोस्त ने कहा कि लगता है इसका किसी और के साथ चक्कर है। खैर, पता किया गया और उस लड़की ने एडमिट भी कर लिया। कहा कि ये लड़का ही मेरा जीवन साथी बनने वाला है। वो लड़का जो यूके में रहता है, वहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा है। मनोज ने कहा यूके जाकर हमें भूल मत जाना। उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वो लड़की पांडे जी को प्यार नहीं करती। पांडे जी का दिल टूट गया और अब उन्हें मनोज और श्रद्धा से बहुत ज्यादा जलन होने लगी। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। हालांकि श्रद्धा ने अभी तक हाँ नहीं कहा था। मनोज 3 बार अटेम्प्ट दे चुका था और तीनों ही बार वो रह चुका था। सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट यूपीएससी के आप दे सकते हो। अब मनोज के पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा था और इसी दौरान पांडे जी, जो कि श्रद्धा और मनोज की दोस्ती को लेकर बहुत ज्यादा जलते थे, उन्होंने मनोज से कहा कि या तो श्रद्धा से बात कर लो या फिर मेरे साथ घर पर रह लो, दोनों काम तो एक साथ नहीं हो पाएंगे। मनोज जानता था कि श्रद्धा को तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, या तुम इस घर में रहो या मैं। पांडे जी उस घर से चले गए। अब मनोज के सिर पर आ गई एक बड़ी मुसीबत। वो कमरा जिसका किराया 2000 रुपए था, आधा किराया तो पांडे देता था, अब पूरा ही किराया मनोज के ऊपर आ गया। इसलिए उसने वहाँ अमीर लोगों के कुत्ते घुमाना शुरू कर दिया, जिससे उसे 1000 रुपए मिल जाते थे। खैर, मनोज को लगा कि इससे तो बेहतर है कि गांव ही चला जाऊं। मनोज गांव चला गया और वहाँ जाकर सबने उसे बहुत ताने सुनाए, बहुत बातें सुनाई। गया था कलेक्टर बनने, क्या हुआ, फेल होकर आ गया। वहाँ विष्णु भी था जिसने उसका मजाक उड़ाया, बन गया डिप्टी कलेक्टर, क्या हुआ, क्यों मुंह लटका कर आया है। पर उसके दोस्त राकेश ने अभी भी उसका साथ दिया और कहा कि इन सब की बातों को ध्यान मत दो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम डिप्टी कलेक्टर जरूर बनोगे। मनोज थोड़े दिनों के बाद वापस आ गया। एक ही अटेम्प्ट बचा है। मनोज को बहुत चिंता है और वहाँ उनके एक दोस्त अविनाश का
यूपीएससी क्लियर हो गया। उसने पार्टी दी जहाँ पर इन सारे दोस्तों को बुलाया। वहाँ पर पांडे जी भी थे, श्रद्धा भी थी और मनोज भी था। वहाँ पांडे जी ने श्रद्धा और मनोज का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, उनकी बहुत बेइज्जती की। श्रद्धा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो पार्टी छोड़कर चली गई और मनोज भी पार्टी छोड़कर चला गया। जब वो श्रद्धा के पास गया तो श्रद्धा उस पर चिल्लाने लगी। कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, और तुम मेरे पीछे घूमते रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों हर जगह मेरी बेइज्जती करवाते हो? मनोज बहुत उदास हो गया। उसने कहा, क्या मैं सिर्फ बेइज्जती करवाने के लिए बना हूँ? उधर पांडे बेइज्जती कर रहा है, गांव में सारे लोग बेइज्जती कर रहे हैं, और अब तुम एक बार हाँ कह दो, मैं दुनिया बदल दूंगा। श्रद्धा ने उस दिन मनोज को हाँ कह दिया और फिर क्या था, जैसा मनोज ने कहा था वैसा ही हुआ। प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हुआ, मेंस का एग्जाम क्लियर हुआ, अब होने वाला था इंटरव्यू। मनोज की इंग्लिश बहुत वीक है और इंटरव्यू में इंग्लिश वीक होने से फर्क पड़ सकता है। खैर, उससे पहले मनोज ने कहा, मैं एक बार पांडे से मिलना चाहता हूँ। श्रद्धा ने कहा, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी? पर मनोज ने कहा, पांडे वो इंसान है जिसने मेरी मुसीबत में मदद की, और अब मैं जो ये एग्जाम क्लियर कर पाया हूँ इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो पांडे के पास गया, पर अभी भी पांडे को लग रहा था कि ये इंटरव्यू तो नहीं क्लियर कर पाएगा। खैर, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मनोज से कहा गया कि तुम देश कैसे चलाओगे, तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती। मनोज ने कहा, ये जो सामने कांच की ग्लास में पानी रखा है, मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। इंटरव्यूअर ने पूछा, क्यों? मनोज ने कहा, क्योंकि मुझे कांच की ग्लास में पानी पसंद नहीं है। इंटरव्यूअर ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, पानी तो पानी है, चाहे किसी भी ग्लास में पियो। मनोज ने कहा, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, मुझे देश चलाना है, चाहे मैं किसी भी भाषा से चलाऊं। इंटरव्यूअर इस बात से इम्प्रेस हो गया था। खैर, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट जो डिस्प्ले होने वाला था, वो देखने के लिए मनोज श्रद्धा के साथ गया था। और वहाँ जहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी, गेट कीपर ने मनोज को धक्का दे दिया था। तब श्रद्धा अंदर गई थी, रिजल्ट देखकर आई थी और बाहर खुशी के मारे भागती हुई आई थी। उसने मनोज से कहा कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया है। मनोज को विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तब वो गेट कीपर वापस लौटा था। उसने पूछा, रिजल्ट क्या आया? जिस पर मनोज ने कहा, मैं आईपीएस बनने वाला हूँ। और उस गेट कीपर ने मनोज को सैल्यूट मारा था। इतनी सारी स्ट्रगल करने के बाद मनोज ने जो सपना देखा था उसे साकार कर लिया था। श्रद्धा भी बाद में आईएएस हो गई, दोनों की शादी हो गई और दोनों की अब एक बेटी भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दृढ़ रहें, अगर आप डिटर्मिन्ड रहें, तो आप कितना भी बड़ा सपना देखें, उसे साकार जरूर कर सकते हैं। इसलिए इस कहानी को सुनकर मोटिवेट हो जाइए, इंस्पायर हो जाइए। जो भी आपके सपने हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। कैसी लगी कहानी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप अपनी पसंद की किसी नॉवल की समरी चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वीडियो सुनकर मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। I'll be back soon. Bye bye.